इसमें से आज हम पढ़ेंगे। अगर पहला बात किया जाए तो अवयव क्या है, दूसरा अवयव हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तीसरा अवयव की परिभाषा क्या है, चौथा अवयव की कोटि क्या होती है, पांचवा अवयव को कितने प्रकार के होते हैं, छठवां अवयव पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे हैं, सातवां दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में फुल डिटेल के साथ देंगे। हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी एडवांस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। मैं नरेंद्र कुमार अपने चैनल में सॉरी यानी हमारे चैनल स्टडी एडवांस गुरु में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आज से मैट्रिक्स यानी अवयव चैप्टर को बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे। यह क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है, जिसमें से बेसिक चैप्टर से एडवांस लेवल तक की जानकारी हम आप लोगों को इस चैनल में देंगे। हमारे चैनल स्टडी एडवांस गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इसे वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हाँ, आज हम अवयव से लड़ेंगे, इससे भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आज हम फुल इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल से नॉलेज हो सके। आप पढ़ नहीं सके बल्कि पढ़ा भी सके, इतने लेवल तक हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को लॉस करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अवयव की परिभाषा को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अवयव क्या है। यानी अवयव को हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमने इसको पहले से लिख रखा है इसकी परिभाषा, ताकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो सके। हम शॉर्ट से शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने इसमें लिखा है यह एक प्रकार अवयवों क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें कोष्टक में फिर भी लिख लिया हूँ संख्या, लेकिन फिर भी अभी डिटेल में समझा दे रहा हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो यह एक प्रकार के अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों क्या इसको भी बता दे रहा हूँ। पंक्तियों और स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में लिखते हैं तो हम इसे एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैसे, आइए इसको उदाहरण के तौर से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 5 6 3 4 2 1 1 2 3, ये हम ले लेते हैं। इसको हम ये ले लिए, इसको हम ये क्या बोला है यहाँ हमें परिभाषा में अवयवों हमारा क्या है, अवयवों यानी संख्या, यानी हमारा ये जो है 5 6 3 4 2 1 1 2 3, ये जो हमारा ये इसी को हम अवयव बोलते हैं। अब इसमें पंक्तियों और स्तंभों की बात किया गया है। पंक्तियों और स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में, मतलब ये एक देखिए सारणी बना हुआ है। यहाँ एक पंक्ति यानी ये इसको हम पंक्ति बोलेंगे और यहाँ एक जो है इसको हम स्तंभ बोलेंगे, जो कि मैं आगे इसी सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ये 5 6 3 4 2 1 1 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम ऐसे बना दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो हम इसको, आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे कोष्टकों में लिखा रहता है, तो हम आपको बता दें कि ये कोष्टक में ऐसा इसको अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है। जैसे 5 6 3 4 2 1 1 2 3, इसको हम ऐसे केवल इसे अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है। इन्हीं सब व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, यानी मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अवयव की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं। अगर अवयव की परिभाषा की बात की जाए यानी डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारा अवयव की परिभाषा क्या कहता है, mn संख्याओं के एक निकाय को, यानी एक इकाई, एक जो हमारा ये व्यवस्था है, यानी इसे हम एक प्रकार के सिस्टम कह सकते हैं। सिस्टम mn के एक सिस्टम यानी एक निकाय यानी एक सिस्टम को m पंक्ति और n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में यानी रेक्टेंगुलर एरे के रूप में जो व्यवस्थित होता है, उसे हम m गुणे n क्रम का या
कोटि, क्रम और कोटि एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होएगा। इसे इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं के अवयव कहते हैं, या तो m गुणे n का अवयव कहते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हम A1 A12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये ले लिए। अब इसको हम लेने के बाद हमने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, और इसको हम पंक्ति बोलते हैं। CBSE वाले भी ध्यान दीजिएगा, पंक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंक्ति को इंग्लिश में हॉरिजेंटल के नाम से जानते हैं। हॉरिजेंटल, सॉरी यहाँ ZO रहेगा, हॉरिजेंटल ZONTAL, हाँ हॉरिजेंटल। और स्तंभ को हम इंग्लिश में वर्टिकल के नाम से जानते हैं, वर्टिकल। तो हम इसे यहाँ m गुणे n के का कोटि का अवयव कहते हैं, कि कोटि का अवयव कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि अवयव की परिभाषा क्या होता है। अवयव क्या होता है हमने बता दिया, ये पूरे जो सिस्टम लिखा होता है उसे अवयव के रूप में लिखा होता है। और ये जो फॉलो करता है कि m संख्याओं के एक सिस्टम जो बना होता है स्तंभ और पंक्ति का, इसी को हम अवयव की कोटि या अवयव कहते हैं। अब इसको आप पहचान ही लेंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में आपको बनाकर बताते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि पंक्ति और स्तंभ कैसे लिखा होता है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ये कैसे लिखा होता है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 5 6 5 2 5 3 4 1 3, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं पहला पंक्ति, क्यों ये पहला ही है। अब इसको लिखेंगे हम दूसरा पंक्ति। अब ये है हमारा तीसरा पंक्ति। अब इसको हम लिखेंगे, ये है पहला स्तंभ और ये है दूसरा स्तंभ, ये है तीसरा स्तंभ। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम बता दे रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे, लिख लेते हैं जहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। कैसे, इसको हम एक बार ऐसे लेंगे, यानी इसको लेंगे एक बार, फिर इसको हम इसको एक बार लेंगे। यहाँ समझा दे रहे हैं। मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2, ये रहा। ये मान लीजिए कोई संख्या है, एक बार इसको हम लेंगे, फिर लिखेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया। और यहाँ फिर लिखे हम पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये पहला पंक्ति या दूसरा स्तंभ। दूसरी बार हम इसको लेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम तीसरा लिखेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। जैसे इसको हम ऐसे लिए थे, उसी तरह इसका अपोजिट इसको हम ऐसे लेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। और एक चीज़ और, हम इसको एक ही बराबर भी मान लेते हैं, क्योंकि एक ही बराबर रखेंगे। जब कोई संख्या दिया रहेगा तो हम उसी में से निकालने में हमें आसान रहता है, इसलिए हम इसे एक ही बराबर रखते हैं। अभी क्वेश्चन में मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो हम इसको अगर व्यापक भी इसका देखें तो हमारा हो जाएगा व्यापक, यानी ए के बराबर आए जे। इसको हम ले लिए ए के बराबर, यानी m गुणे के n। m हमारा क्या था, m हमारा होगा स्तंभ, यानी वर्टिकल। और n जो है हमारा, वो है हमारा पंक्ति, यानी हॉरिजेंटल।
आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा हम सब इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे, इन्हीं सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। केवल मैं इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप मतलब इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, बस मैं इतना बता रहा हूँ। अगला जो पार्ट लेकर आऊँगा उसमें क्वेश्चनों को सिखाऊंगा आपको। जो थोड़ा था अभी कन्फ्यूजन रह गया है उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे समाधान करने की पूरा कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको थोड़ा से भी है तो जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंसंट्रेट के साथ पढ़ते रहिए। अब अभी की कोटि की बात करें तो हम इसको देखेंगे, अवयव का क्रम या कोटि। हमने आपको बताया था क्रम कहेंगे या कोटि, बात एक ही है, जिसे इंग्लिश में हमने लिख रखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए हम इसकी परिभाषा लिख लिए हैं। यदि अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ है तो उसे m गुणे m क्रम का अवयव कहेंगे। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई संख्या 5 3 2 5 3 5 6 7 1 ये हमारा अवयव दिया हुआ है। तो हम अगर इसमें पूछेगा कि कोटि इसमें क्या है तो हम इसमें कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, या कितने क्रम का कोटि है, कितने क्रम का अवयव या कितने क्रम अवयव का कोटि है। अगर ये कोई पूछे तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि ये कितने क्रम का कोटि है। तो हम इसको देखेंगे, ये जो हमारा पंक्ति है और ये जो हमारा स्तंभ है, तो हम इसमें अवयवों को गिनेंगे कि इसमें अवयव कितना है। यानी इसमें स्तंभ में 3 है और पंक्ति में भी 3 है, स्तंभ में 3 है पंक्ति में भी 3 है। तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 क्रम का अवयव, ये 3 गुणे 3 का क्रम का कोटि है। अब इसके बाद दूसरा बात किया जाए, 5 2 6 5 2 1 3। अगर इसको देखा जाए, इसमें पूछा अगर कितने अवयव क्रम का कोटि है तो इसको हम देखेंगे 2 गुणे 3 क्रम का ये अवयव है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें 2 1 2 5 6 5 3 1 1 4 4 2 अगर इसको ले लेते हैं तो ये हमारा कितना होगा, यानी 1 2 3 4, ये हमारा 4 है और ये कितना है, पंक्ति में कितना है 3 है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो अवयव है अवयव 4 गुणे 3 अवयव का कोटि है। हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम 4 गुणे 3 अवयव का कोटि है। आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर इससे पूछा जाए कि इसमें टोटल तत्व कितने हैं, मतलब इसमें अवयव कितने हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप ये ना गिन कर बताइए कि इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे मत गिनिएगा। हम इसको आप ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये जितना अवयव दिया है, जितने क्रम का ये कोटि है, आप उसी को गुणा कर दीजिए। यानी 4 3 12, ये हमारा इसमें 12 अवयव है, यानी 12 तत्व हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 दून 6 तत्व हैं, और ये यानी इन्हीं को गुणा कर देंगे तो इसमें कुल टोटल तत्व निकल आएंगे। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या है, अवयव की परिभाषा क्या है, अवयव का कोटि क्या होता है। ये मैंने आपको पूरी तरह डिटेल में समझा दिया है। अब हम अवयव की प्रकार को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस अवयव में पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला अवयव का जोड़ क्या है, a प्लस बी को हम ज्ञात करेंगे, और दूसरा a माइनस बी का अवयव हमें ज्ञात करेंगे, ये क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको समझेंगे। और तीसरा हम अवयव का गुणा, इसको हम ज्ञात करेंगे कि इसको कैसे ज्ञात करना है। और हम चौथा जानेंगे कि ए डैश क्या होता है। हम ए डैश को सीखेंगे, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, ये डैश होता क्या है। और पांचवा की बात किया जाए तो ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन 5 नंबर से 8 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। हम अगला ज्ञात करेंगे, हम अगला जानेंगे कि हमारा ए इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा, ए प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा इसको हम ज्ञात करेंगे कि ये आखिर क्या होता है। इसको हम पहचानेंगे जो कि ये 8 नंबर का आता है।
इनको हम सीखेंगे अच्छी तरह से। जो अगला मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उनमें मैं बताऊँगा। और 7वां हम पढ़ेंगे कि हमारा अवयव का समीकरण क्या है। अवयवों का समीकरण हम ज्ञात करेंगे, यानी x के बराबर y के बराबर z के बराबर क्या होता है, इसे हम सीखेंगे। जो अगला पार्ट आएगा इन्हीं सभी टॉपिक पे विचार करेंगे और इन्हीं टॉपिक को सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब अवयव के प्रकार क्या होता है उसे जान लेते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगला जो वीडियो मिस करेंगे तो ये मेरी गलती नहीं होगा, उसी में मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा भी। तो अगला वीडियो मैं इसके बाद ही लेकर आऊँगा। अगर अवयव की बात किया जाए तो अवयव यानी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के प्रकार हम 12 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें से क्लास 12 के सभी क्वेश्चनों का जवाब 12 प्रकार के सवालों में से आएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं पहला कौन सा है। पहला लिखेंगे हम क्षैतिज। इसको हम कैसे जानेंगे क्षैतिज अवयव क्या है। अगर पंक्ति से कम स्तंभ का तत्व हो तो हम उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। कैसे, उदाहरण के तौर पर इसे समझते हैं। 2 3 4 5 इसे ले लेते हैं। 1 2 3 सॉरी 2 ही तक लेते हैं। 4 2 1 3 4 5 इसको ले लेते हैं। तब इसमें देखिए ये जो हमारा पंक्ति है, ये जो पंक्ति हमारा वो चार है और जो स्तंभ हमारा जो है वो 3 है, यानी पंक्ति से कम स्तंभ है, तो हम इसे क्षैतिज अवयव कहेंगे। और दूसरा बात किया जाए तो दूसरा हमारा है, इसमें हम देखेंगे दूसरा ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको जो हम देखेंगे यहाँ क्षैतिज अवयव का उल्टा होता है। इसमें पंक्ति का जो अवयव होता है ऊर्ध्वाधर से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 4 5 6 7 ये होता है। इसमें देखिए पंक्ति 2 है, पहले स्तंभ में हमारा अवयव 3 है, यानी पंक्ति से जो हमारा स्तंभ है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। अब तीसरा की बात किया जाए, तीसरा हमारा है वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, वर्ग अवयव में इसमें जो अवयव होता है हमारा वो समान होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ का जो अवयव होता है हमारा समान होता है। जैसे 2 3 4 5 ये है। 3 गुणे 3 क्रम कर लेते हैं तो 5 6 2 3 4 1 2 1 3 ये 3 डिजिट का पंक्ति का पहला अवयव हमारा 3 है और स्तंभ का पहला अवयव भी 3 है, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ वर्ग अवयव है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें हम क्या जानेंगे कि इसमें जो अवयव होता है वो केवल एक ही होता है, यानी पंक्ति का ही होता है। जैसे 2 3 5 ये हमारा कोई अवयव है और दूसरा 2 4 ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं, हमारा अगला 5वां है स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। ये जो स्तंभ अवयव है इसी का अपोजिट होता है। इसमें हम लेंगे 2 3 5 2 4 उसी का एग्जाम्पल हम इसमें ले लिए। आई होप इसको भी आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रकार को देखते हैं। हमारा 6वां है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। इसमें हम पंक्ति और स्तंभ का जो अवयव होता है वो शून्य होता है। जैसे 2 डिजिट की बात करेंगे तो ये रहा, ये होता है। अगर 3 डिजिट की बात करेंगे तो हमारा सभी शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें स्तंभ और जो पंक्ति होता है उसका अवयव जितना होता है वो शून्य होता है, तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। आई होप आप इसे भी अच्छी तरह समझ लिए होंगे। चलिए अगले प्रकार को देखते हैं। 7वां है हमारा इकाई सदिश यानी यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम तत्समक अवयव के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे आप बहुत कम ही सुने होंगे, तत्समक अवयव के नाम से ही ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए हम 2 डिजिट में लेते हैं तत्समक अवयव आई के बराबर। अगर हमें निकालना होता है आई गुणे ए, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा
निकालने के लिए। मान ले दिया है हमारा 2 3, ये हमारा ए के बराबर दिया, तो हम आई ए को हम आई के साथ कैसे गुणा करेंगे? इसका मान 1 0 0 1 इसे लेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम इसी के साथ गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा ये तत्समक अभिव्यक्ति कहलाएगा। चलिए अगला प्रकार को देखते हैं। हमारा 8वां है विकर्ण अभिव्यक्ति यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? मान लीजिए इसमें कोई अभिव्यक्ति जो होता है, मुख्य विकर्ण के तत्वों के जो अभिव्यक्ति होता है उसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहेंगे। कैसे? इसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको देखेंगे, यह जो विकर्ण है इसका जो मान है ये कुछ ना कुछ होगा और ये जो बाकी का है वो शून्य होगा, तो हम इसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहेंगे यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई दूसरा ले लेते हैं 5 0 0 0 9 0 0 0 6, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा विकर्ण का मान है वो किसी न किसी प्रकार का एक संख्या है और बाकी जो इसमें बच रहा है वो सभी शून्य है, यानी शून्य है अर्थात 0 है। तो ऐसे हम अभिव्यक्ति को विकर्ण अभिव्यक्ति कहेंगे। आई होप इसे आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो अब हम अगले तरफ पढ़ते हैं। 9वां हमारा है अदिश अभिव्यक्ति यानी स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है इसे समझते हैं। ये इसी का पार्ट है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है बस। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इसमें पहले वर्ग आएगा, वर्ग की तरह होता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। कोई मान लीजिए दिया हुआ है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हम एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि अदिश अभिव्यक्ति उसे कहेंगे जो किसी विकर्ण में संख्या समान हो। जो विकर्ण का संख्या है वो समान होना चाहिए और बाकी सभी 0 होना चाहिए, उसे हम अदिश अभिव्यक्ति कहते हैं। 2 डिजिट में ले लेते हैं 2 0 0 2, ये रहा। हम ऐसे अभिव्यक्ति को अदिश अभिव्यक्ति कहेंगे। यहाँ क्या था हमारा कि 1 2 3, ये मतलब समान नहीं दिया था, किसी न किसी प्रकार का एक अंक अलग अलग है, इसीलिए हम इसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहेंगे। यहाँ समान संख्या होने के वजह से हम इसे अदिश अभिव्यक्ति कहेंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। तो आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति का कुछ भाग को निकाल देता है तो हम उसे उप अभिव्यक्ति कहेंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कोई अभिव्यक्ति दिया 5 6 2 1 2 3 6 5 2, ये कोई दिया हुआ क्वेश्चन है। हम इसे क्या बोले हैं अभी कि अभिव्यक्ति का कुछ भाग को निकाल देता है, मतलब इसमें हम इसको अगर निकाल देंगे कैसे 2 3 5 2, ये जो निकला है इसमें से इसी को हम उप अभिव्यक्ति यानी सब मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आप इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे होंगे। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैंने आसान से आसान कोशिश की है आपको समझाने की। तो अगले प्रकार को देखते हैं। अभिव्यक्ति हमारा ये ऊपरी त्रिभुज अभिव्यक्ति यानी इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हमारा कैसे है, इसको हम ऊपर के जो त्रिभुज में दिया होता है क्वेश्चन, उसके जो नीचे का जो अवयव होता है अगर वो शून्य होता है तो ऊपरी त्रिभुज अभिव्यक्ति कहलाता है, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? इसे भी उदाहरण के तौर से समझेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 2 4 0 0 0 3 0 4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको देखेंगे कि हमारा जो है ये a बराबर ai इंटू जे के बराबर हमारा 0 होगा, यानी जो i से जो है हमारा j छोटा होगा। कैसे? जो 2 है इसी का जो मान आएगा हमारा ये 0 होगा, तभी हमारा ये ऊपरी त्रिभुज होगा। कैसे?
ये जो हमारा दिया हुआ है इसका मान आप देखिए ये 0 हो रहा है, नीचे जितना भी ये भी शून्य हो रहा है। अगर इसका मान अगर शून्य है, अगर इसके मान के नीचे वाला जो तत्व है अगर वो शून्य है तो वह हमारी ऊपरी त्रिभुज अवयव कहलाएगा। दूसरा देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 0 3 -1 0 0 0 2 1 0 0 0 ये ले लिए। अब यहाँ देखिए इसका भी मान जो है हमारा वो 0 आया है। इस मान के नीचे वाला जो अवयव है वो 0 है, इसीलिए हम इसे ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहेंगे। आई होप आप भी समझ लिए होंगे। तो आइए अब लास्ट देखते हैं। आइए अब 12वां नंबर देखते हैं। हमारा 12 नंबर यानी निम्न त्रिभुजी अवयव, यहाँ एक इसी का उल्टा होता है। इसमें हमारा जो नीचे वाला था वो 0 होता था, इसमें ऊपर वाला 0 होगा। कैसे? अगर 2 डिजिट मिलेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 3, यानी हमारा ये जो है का मान जो है इसके ऊपर वाला जितना है वो हमारा 0 है।